हेलो दोस्तों। आरएस जंक्शन चैनल पर एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में। इसमें हम ब्रीफ में जो मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और उसके पश्चात जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके बारे में भी आने वाले समय में वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। तो इस श्रृंखला की आज हम शुरुआत करते हैं अपनी इस पहली वीडियो से। दोस्तों, राजस्थान वैसे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन पानी की दृष्टि से अगर देखा जाए, पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से, तो राजस्थान में संसाधनों की बहुत कमी है। हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वह देश का कुल 10.4% है, लेकिन सतही जल की बात करें, अर्थात जो जल भूमि के ऊपर उपलब्ध रहता है, उसकी बात करें तो वह देश का केवल 1.16% ही हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा दोहन योग्य भूजल, मतलब जिस भूजल को हम उपयोग में ले सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, ऐसे भूजल की मात्रा भी देश का 1.72% ही राजस्थान में है। और गनीमत की बात देखिए, पिछले 61 सालों में से 43 बार राजस्थान में अकाल पड़ चुका है और इसका खामियाजा यहाँ के निवासियों तथा किसानों को भोगना पड़ता है। राज्य में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 780 घन मीटर है, जबकि जो आदर्श स्थिति है उसमें यह 1000 घन मीटर होनी चाहिए, अर्थात लगभग 25% के करीब हमारे यहाँ इसकी कमी है। इसके अलावा जो देश का 51% फ्लोराइड युक्त और 42% लवणता वाला क्षेत्र भी राजस्थान में है। तो पहले ही पानी की कमी है, उसके ऊपर से लगभग आधा, मतलब फ्लोराइड का आधा और लवणता वाला भी आधा क्षेत्र राजस्थान में है, तो वो जल भी हमारे लिए पीने योग्य नहीं है और यहाँ के निवासियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सतही जल संसाधन की बात करें दोस्तों, तो इसमें नदियां, झीलें और तालाब आते हैं। और इनमें राजस्थान एक पिछड़ा राज्य है और हमें कई अन्य जो राज्य हैं उनकी योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। विभिन्न नदी परियोजनाओं से निकली नहरों के माध्यम से ही राजस्थान को सतही जल मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में उपस्थित नदियां, तालाब, झीलें और कुछ नए बांध जो बनाए गए हैं उनसे भी हमें वर्तमान में पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए जल मिल रहा है। राजस्थान में लगभग 450 बड़े तालाब भी वर्तमान में हैं, जो कि मुख्यतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में है। और सबसे मुख्य जो है वह है गंग नहर, जो कि रावी व्यास परियोजना से निकाली गई है और जिससे वर्तमान में पूरा पश्चिमी राजस्थान, जहां किसी समय जल की भीषण स्थिति थी, बहुत कमी थी, लेकिन वर्तमान में वहां पर अब पीने योग्य तथा सिंचाई के योग्य जल की उपलब्धता बन गई है और गंगानगर तथा हनुमानगढ़ काफी समृद्ध क्षेत्र में अब वर्तमान में आने लगे हैं। ये बात हुई सतही जल संसाधन की। अब बात करते हैं भूजल संसाधन की। तो दोस्तों, भूमि से निकलने वाला जो जल है उसमें कुएं तथा नलकूप, ये दो ही होते हैं जिनमें धरती को छेद कर और पानी निकाला जाता है, जो नीचे इकट्ठा होता है, वर्षा जल जो संग्रहित होता है या फिर अन्य माध्यमों से। और यही राजस्थान में सिंचाई व पेयजल के प्रमुख साधन भी हैं, क्योंकि सतही जल बहुत कम है। राजस्थान में सिंचाई के 3 साधन पाए जाते हैं दोस्तों। इनकी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कुएं तथा नलकूप। तो दोस्तों, इसमें राज्य का कृषि योग्य सिंचाई का कुल 66% हिस्सा सिंचाई होता है। मतलब आप मान के चलिए कि 2/3 जो क्षेत्र हमारे यहाँ सिंचित है वह कुओं तथा नलकूपों की सहायता से ही सिंचित हो रहा है। और जैसे जैसे जल स्तर गिर रहा है, इसमें भी समस्या आती जा रही है। इस साधन से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर तथा अलवर जिले में की जाती है और जयपुर जिले में लगभग 21% सिंचाई कुओं और नलकूपों द्वारा होती है। पश्चिमी राजस्थान में जल स्तर नीचा होने की वजह से कुओं से सिंचाई नहीं होती है, लेकिन जैसलमेर का चांदन नामक गांव है, वहां पर नलकूपों से मीठा पानी भी मिल रहा है। और इसे मरु प्रदेश का घड़ा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर मीठे पानी की उपलब्धता है। पूरे एरिया में केवल एक यही क्षेत्र है। वहां पर एक लाठी नामक सीरीज है, अर्थात एक पूरी बेल्ट है बॉर्डर के किनारे पर, जहां 312 मीटर तक की गहराई पर भी पीने लायक मीठा पानी वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, जिससे न केवल सिंचाई अपितु वहां पर पीने योग्य जल की उपलब्धता भी बनी हुई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जैसलमेर का जो चांदन और लाठी सीरीज के बारे में, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। इसके अलावा आप सर्वाधिक, जैसे कुएं नलकूपों का उपयोग सर्वाधिक कहाँ होता है, नहरों का कहाँ होता है, ये भी आप टॉपिक्स याद कर लें, क्योंकि इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं
नहरों के बारे में। तो राज्य का 33% भाग नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है। दोस्तों, आज़ादी के समय राजस्थान में इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी सिंचाई की, लेकिन जब से माही बजाज सागर, नर्मदा परियोजना और जो गंग नहर और भाखड़ा नांगल से जो नहरें निकाली गई है, उनके पश्चात स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। और सबसे अधिक श्री गंगानगर में नहरों द्वारा सिंचाई होती है और ये प्रथम स्थान पर वर्तमान में है। इनमें भी नहरों में सर्वाधिक क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित किया गया। मतलब कुल जो सिंचित क्षेत्र है उसका लगभग 22 से 26% के करीब भाग अ, इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित है। और अंतिम जो है वह है तालाब सिंचाई के साधन। तालाबों का उपयोग अधिकतर हमारे यहाँ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जल की उपलब्धता भी बनी रहती है और अधिकतर तालाब उधर ही उसी क्षेत्र में बने हुए हैं। राज्य की 0.7% सिंचाई तालाबों के द्वारा की जाती है, अर्थात लगभग 1% से भी कम सिंचाई ही तालाब से होती है। भीलवाड़ा इसमें प्रथम है, अर्थात भीलवाड़ा में सबसे अधिक तालाब और यहाँ का कुल क्षेत्र का 22% तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। जो कुल क्षेत्र है वहां पर सिंचित, उसका 22% तालाबों द्वारा ही सिंचित होता है। और दूसरे स्थान पर उदयपुर है, क्योंकि झीलों की नगरी है और वहां पर झीलों और तालाबों की काफी तादाद में मात्रा है, तो वहां पर भी सिंचाई के लिए तालाबों का काफी प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और जो पॉइंट्स है सिंचाई से संबंधित। गंगानगर तथा हनुमानगढ़, ये दो ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। मतलब अगर कुल सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचाई की बात करें, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां गंग नहर आने के पश्चात से काफी मात्रा में सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध हो चुके हैं और वहां आराम से सिंचाई हो रही है। कुल सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से चूरू जिला सबसे अंतिम स्थान पर है, क्योंकि दोस्तों न तो वहाँ कोई तालाब न कोई नदियों के साधन है, और इस तरह से खेती में उनको सिंचाई के लिए नहीं ही वहाँ पर जल स्तर भी इतना अधिक है कि कुओं और नलकूप से सिंचाई की जा सके, तो इसलिए वह सबसे अंतिम स्थान पर माना जाता है कुल सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से। जैसलमेर में एक खड़ीन नामक साधन का उपयोग किया जाता है और वहाँ लगभग 600 से ज्यादा खड़ीन बनाकर वर्तमान में सिंचाई की जा रही है। दोस्तों, खड़ीन दरअसल कम पानी होने की वजह से वहां पर खेत के चारों तरफ दीवार बनाकर बारिश का पानी रोक दिया जाता है, जिससे जमीन में नमी बनी रहती है और उसके पश्चात खेत में हल चलाकर और खेती की जाती है। और इसमें अक्सर मोटे अनाजों की ज्यादा खेती होती है इस क्षेत्र में। खड़ीन काफी साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित की गई थी और तब से यह जो पद्धति है ये चली आ रही है, वहां पर खेती के लिए कार्य में ली जा रही है। तो दोस्तों, ये कुछ हमने छोटी मोटी बातें की सिंचाई और पेयजल के बारे में। इनके नोट्स आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। आगे के जो भाग आएंगे उनमें हम और विस्तार में विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पेयजल और सिंचाई से संबंधित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमें पसंद करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।